दोस्तों आज की हमारी जापानीज हॉरर मूवी काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है जिसमें पावरफुल विचेस और सेक्रीफाइस को दिखाया जाएगा जिसका नाम है एक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इस मूवी को अभी कहीं भी रेटिंग्स नहीं दी गई है पर फिल्म मार्क्स ने इसे 3.4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी है। मूवी बहुत ज्यादा ब्लडी और गोर वाली है जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं एक्सीडेंट प्रॉपर्टी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक खून से लथपथ लड़की को दिखाते हुए जो एक जगह से निकलती है और भागना शुरू करती है। उस लड़की के साथ क्या हुआ ये हमें पता नहीं चलता, पर मैं बताना चाहूंगा कि उसका सैक्रिफाइस करा जा रहा था और किसी तरह वो बच के भाग आई। भागते भागते वो लड़की रोड पे पहुंच जाती है जहां पर एक ट्रक उसे आकर टक्कर मार देता है। पर दोस्तों, टक्कर होते ही वो लड़की एक बॉम्ब की तरह फट जाती है। ट्रक में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम था समात्सु और उसने उस लड़की को जानबूझकर टक्कर मारी थी। यहाँ से सीन अब आगे जाता है और हमें पता चलता है एक्सीडेंट प्रॉपर्टी के बारे में जहाँ पे बहुत सारे मर्डर्स हुए थे और उस जगह को बहुत ज्यादा हॉन्टेड और श्रापित माना जाता है। सीन जाता है यामामातो नाम के एक लड़के पे जो एक्सीडेंट प्रॉपर्टी के भूतों को कैमरे में कैद करना चाहता था। इस काम में उसका साथ क्योको नाम की लड़की दे रही थी और उनका मकसद था इंटरनेट पे फेमस होने का एक शॉर्ट फिल्म बना के। दूसरी तरफ हमें समात्सु को भी दिखाते हैं जो एक्सीडेंट प्रॉपर्टी के अंदर ही रहता था और उसे अक्सर अपने घर में एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी। वो आत्मा समात्सु को चैन से सोने भी नहीं देती थी, पर समात्सु के पास एक ताबीज था जो उसकी बुरी शक्तियों से रक्षा करता था। अब आगे समात्सु कांटेक्ट करता है क्योको और यामामोतो को और उन्हें प्रपोजल देता है कि वो एक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वीडियो बनाने में उनकी मदद कर सकता है। यामामोतो समात्सु की बात मान जाता है और वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पर दोस्तों समात्सु के दिमाग में यहाँ पर कोई और खिचड़ी पक रही थी। समात्सु अब और भी लोगों को जानता था जो यामामोतो के प्रोजेक्ट में साथ देंगे, जिनके नाम थे तकाशी, मीहो और जैन। और दोस्तों, ये तीनों ही पैरानॉर्मल चीजों में थोड़े एक्सपर्ट थे। इसी के साथ समात्सु एक जानी मानी साइकिक के बारे में भी उन लोगों को बताता है जो उनकी मदद करने वाली थी, जिसका नाम था अकीरा। अकीरा बहुत सारे टीवी शोज में भी काम कर चुकी थी और इन सारे लोगों के बारे में बताने के बाद समात्सु यामामोतो और क्योको को ले जाता है श्रापित एक्सीडेंट प्रॉपर्टी पे, पर वो उन्हें ये नहीं बताता कि वो एक्सीडेंट प्रॉपर्टी पे ही रहता है। प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी एंटीक चीजें थी जिन्हें छेड़ना मना था और सबसे अजीब था एक मास्क जिसे पहनने वाला बदल जाता है एक सीरियल किलर में। कारपेट के नीचे काले जादू के निशान भी छुपे हुए थे और समात्सु के हिसाब से कई लोग इस जगह को रिचुअल वगैरह के लिए यूज करते हैं। यामामोतो और क्योको अब सामान अंदर लेके आते हैं, पर क्योको को दिखाई देती है एक आत्मा जिसे वो इग्नोर कर देती है। कारपेट पे भी एक अजीब सा काला पदार्थ ऊपर से नीचे गिरता है, पर वो काला पदार्थ असल में सड़ा हुआ खून था जो एटिक से गिर रहा था, क्योंकि वहां पे समात्सु ने किसी इंसान को मार के डाल रखा था जो प्रोबेबली वही लड़की है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब अगले दिन तकाशी, मीहो, जैन और अकीरा पहुंचते हैं एक्सीडेंट प्रॉपर्टी पे और अब सब लोग बैठ के प्लान करते हैं कि उन्हें कैसे कैसे अपनी शॉर्ट फिल्म को बनाना है। सब लोग अनपैक होकर थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं और शूटिंग के लिए तैयार होते हैं, पर अकीरा थोड़ी अजीब हरकतें कर रही थी और हम लोगों को उस पर शक होने लगता है। खैर, थोड़ी देर बाद शूटिंग शुरू होती है जिसमें मीहो घर के अंदर एंटर करती है। वो लोग अपनी शॉर्ट मूवी को बनाने की कोशिश में कई सारी स्ट्रिंग्स वगैरह पुल करते हैं और नकली भूतों को मूवी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। इस सब के बीच में जैन एक अजीब कमरे में पहुंच जाता है जहां पे हर चीज पन्नी से ढकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पे कोई रहता है। जैन को उस जगह पे वो श्रापित मास्क भी मिलता है जिसे वो पहन लेता है, जो कुछ सेकंड्स तक उसके चेहरे से उतरता ही नहीं है। पर जब वो मास्क उतरता है तो सामने खड़ा था समात्सु जो जैन को एक सफेद कपड़े से ढक देता है।
समात्सु जेन को एक शेविंग ब्लेड का इस्तेमाल करके मार डालता है और उसकी लाश को खींच के ले जाता है। मतलब दोस्तों, समात्सु ने इन लोगों को मारने के लिए यहाँ पे बुलाया है, पर क्यों यह हमें आगे पता चलेगा। समात्सु जेन की लाश को एक क्लोजेट में छुपा देता है और अब वो बाकी टीम के पास खाना लेके जाता है। सब लोग खाना खाते हैं, पर जब जेन खाना खाने के लिए नहीं आता तो सब लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। क्योको अब जेन को ढूंढने के लिए चले जाती है और वो भी उसी अजीब कमरे में पहुंच जाती है जहां पे उसे जेन का फोन मिलता है। अब इससे पहले क्योको जेन को ढूंढ पाती, वहां पे समात्सु आ जाता है जो क्योको का ध्यान भटका देता है। वो दोनों अब उसी कमरे में बैठ के बातें करने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद यामामोतो समात्सु को बुलाता है। यामामोतो समात्सु पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था, पर अकीरा बीच में बोलकर समात्सु को बचा लेती है। अकीरा समात्सु को इसके बाद घर के बाहर ले जाकर मारना स्टार्ट कर देती है और दोस्तों हमें पता चलता है कि अकीरा और समात्सु में पहले से ही एक सौदा हो रखा है। असल में समात्सु एक्सीडेंट प्रॉपर्टी के श्राप में फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए अकीरा मदद कर रही है, पर बदले में समात्सु को 7 लोगों की बलि देनी होगी ताकि अकीरा की शक्तियां एक डीमन जैसी पावरफुल हो जाए और वो फाइनली फिर समात्सु को आजाद कर देगी उस श्राप से। पर ये डील अधूरी है और क्यों, ये हमें एंड में पता चलेगा। इतना ही नहीं, हम लोग देखते हैं कि अकीरा का हाथ कट के सिला हुआ है, मतलब वो एक खतरनाक इंसान है। वहीं दूसरी तरफ क्योको को क्लोजेट के अंदर जेन की लाश मिल जाती है, जिसे देखकर वो भागती है। क्योको तुरंत ही अपनी टीम के पास जाती है, पर तभी दूसरी तरफ से आती है अकीरा और वो अपनी शक्तियों से यामामोतो और तकाशी को बुरी तरीके से मार के दूर फेंक देती है। ये देखकर क्योको और मीहो की सांसें अटक जाती हैं, पर तकाशी होश में आकर क्योको को लेके भाग जाता है और फंस जाती है मीहो। अकीरा अब मीहो को घूरने लगती है और उसकी आंखें डिमोनिक हो जाती हैं। अचानक ही मीहो की आंखों से और मुंह से खून निकलने लगता है और दोस्तों देखते ही देखते उसके शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन मुंह से बाहर निकल जाते हैं, जो इतना ज्यादा घिनौना था कि मैं उसे स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। मतलब अकीरा अब कुछ भी हो जाए अपनी डिमोनिक शक्तियां पाकर रहेगी। सीन तकाशी और क्योको पे जाता है, जो भागकर एक कमरे में खुद को लॉक कर लेते हैं और अब दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ अकीरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। अकीरा अब समात्सु को बाकी लोगों को मारने के लिए बोलती है, पर यामामोतो अब कमरे से गायब हो गया था। और जब समात्सु यामामोतो को ढूंढने के लिए जाता है तो यामामोतो अचानक ही उस पर हमला कर देता है। यामामोतो समात्सु का मुंह फोड़ देता है, जिसके बाद वो उसका गला दबाने लगता है और उस लड़ाई में समात्सु के गले से उसका ताबीज उतर जाता है। ताबीज के उतरते ही एक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वो लड़की वाली आत्मा समात्सु के पास आ जाती है, जिसे देखकर यामामोतो चौंक जाता है और मौके का फायदा उठा के समात्सु यामामोतो को स्टैब करके उसे बुरी तरीके से मार डालता है। समात्सु अब अपना ताबीज उठाता है और दूसरी तरफ घर पे अकीरा से मिलने कोई आता है। एक मोटी सी औरत साकीरा नाम की एक लड़की को एक्सीडेंट प्रॉपर्टी पे लेके आई थी, जो अकीरा से मिलना चाहती थी। ये देखकर अकीरा तुरंत ही उस मोटी लड़की को अपनी शक्तियों से मार डालती है और साकीरा अकीरा के ऊपर होली वाटर डाल देती है। होली वाटर से अकीरा गिर के रोने लगती है और साकीरा घर के अंदर आकर मंत्र वगैरह पढ़ने लगती है। और असल में दोस्तों, जो साकीरा है वो भी एक साइकिक है, पर वो अकीरा के डिमोनिक प्लान को रोकना चाहती है। अब ये सब कुछ समात्सु भी देख लेता है और वो साकीरा से छुपकर भागता है और पहुंचता है तकाशी और क्योको के पास। अब तकाशी और क्योको को तो ये लग रहा था कि अकीरा असली किलर है, तो वो दोनों समात्सु से डर के नहीं भागते। समात्सु भी नॉर्मल बिहेव करता है और फिर क्योको और तकाशी वेपन्स वगैरह निकाल लेते हैं अकीरा को मारने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ सकीरा की दिव्य शक्तियां अकीरा पे भारी पड़ रही थी। अकीरा का मुंह पूरी तरीके से जल गया था और वो क्रॉल करके अपनी जान बचाकर भाग रही थी कि तभी सामने से आते हैं क्योको, समात्सु और तकाशी अपने वेपन्स को लेके।
तकाशी अपने बेसबॉल बैट से अकीरा को मारने के लिए बढ़ता है, पर तभी अकीरा अपने हाथ से ही तकाशी को स्टैब कर देती है और उसके सर को शरीर के अंदर से ही तोड़कर बाहर निकाल लेती है। और दोस्तों, ये सिक्स्थ बलि थी इस मूवी के अंदर, मतलब अब बस एक और बलि चाहिए और फिर अकीरा को डिमोनिक शक्तियां मिल जाएंगी। और इस सिक्स्थ बलि को देखकर अकीरा थोड़ी ताकतवर हो जाती है। अकीरा के खतरनाक रूप से बचकर अब समात्सु, क्योको और साकीरा तीनों ही लोग भागकर छुप जाते हैं, पर सबसे पहले साकीरा अब समात्सु को मारने लगती है क्योंकि वो समात्सु की सच्चाई जानती थी। समात्सु साकीरा से अपने किए की माफी मांगने लगता है और वो वादा करने लगता है कि वो अब से अच्छे लोगों का साथ देगा, पर साकीरा को समात्सु पे यकीन नहीं था। साकीरा ये भी बताती है कि इस घर के अंदर एक पावरफुल साइकिक मरी थी जिसकी शक्तियां ही अकीरा पाना चाहती है, और उस साइकिक का नाम था मिडोरी। और दोस्तों, वो पावरफुल साइकिक और कोई नहीं, वही लड़की की आत्मा है जो पूरी मूवी में हमें दिखाई गई है। और उस लड़की का कोई ना कोई रिलेशन तो समात्सु के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। अब आगे क्योको को एक क्लोजेट के अंदर मिलती है यामामोतो की लाश, पर पहले तो क्योको को लगता है कि यामामोतो सो रहा है, पर जब सच्चाई उसके सामने आती है तो क्योको सदमे में चले जाती है क्योंकि यामामोतो उसका भाई था। दूसरी तरफ अकीरा अपनी पावर्स को रीगेन कर चुकी थी और उसने एक्सीडेंट प्रॉपर्टी के मास्क वाले डीमन को समन कर लिया था, जिसे मार के अकीरा अब और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वहीं अब मूवी में आगे अपने भाई की मौत का बदला क्योको जाकर लेती है और वो समात्सु को मारने लगती है, पर साकीरा उन दोनों की लड़ाई को रोकती है क्योंकि अभी उन लोगों को अकीरा को रोकने का कोई तरीका ढूंढना था। साकीरा अब अकीरा को रोकने का तरीका सोचती है और उसे बस एक ही तरीका समझ आता है, जो ये था कि उन लोगों को मिडोरी को दोबारा से जिंदा करना होगा ताकि अकीरा उसकी शक्तियों को हार्नेस ही ना कर पाए। ये काम करने के लिए साकीरा को लाशों की जरूरत थी और लकीली घर के अंदर बहुत सारी लाशें थी। साकीरा अब बोलती है कि उन लोगों को लाशों का कीमा बनाकर उनके मांस से मिडोरी का नया शरीर तैयार करना पड़ेगा ताकि मिडोरी जिंदा हो सके। और अब वही दूसरी तरफ अकीरा एक डिलीवरी मैन को मारकर अपनी 7वीं बलि पूरी कर देती है। वो बैठ के अब खाना खाने लगती है और वहीं पीछे के कमरे में तीनों लोग जेन की लाश को काटना शुरू करते हैं। समात्सु और साकीरा मंत्र पढ़कर रिचुअल वगैरह करना स्टार्ट करते हैं और बेचारी क्योको को अपने दोस्तों के शरीर को मिक्सी में पीस पीस कर उनके मांस का कीमा बनाना पड़ता है। हर जगह खून ही खून हो जाता है और रिचुअल के साथ ही साथ मिडोरी की आत्मा को समन भी किया जाता है। क्योको मांस के कीमे की पैटीज बनाती है जिसमें साकीरा अगरबत्तियां लगाती है और एंड में वो लोग बनाते हैं मिडोरी का शरीर। अब ये सब कुछ दूसरी तरफ अकीरा को समझ आ जाता है और वो गेट तोड़ के उन लोगों का रिचुअल रोकने के लिए आती है। अकीरा पूरी तरीके से डिमोनिक हो गई थी और अब साकीरा मिडोरी की एक फोटो का इस्तेमाल करके रिचुअल को पूरा कर देती है और एक तेज रोशनी के साथ सब लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। हम लोगों को अब मिडोरी को दिखाते हैं जो सोकर उठती है। सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट था और मिडोरी बहुत ज़्यादा अजीब और डिफरेंट फील कर रही थी क्योंकि दोस्तों, असल में वो आत्मा है जो उस घर के अंदर फंसी हुई है और उसे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही थी जब से वो मरी है, पर आज कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मिडोरी पूरे घर में घूमने लगती है पर एंड में वो जाती है बेसमेंट के अंदर, जहां पर पहुंचते ही उसे अपनी सारी चीजें याद आ जाती है और वो कौन थी उसे सब समझ आ जाता है। और बेसमेंट के अंदर घुसते ही एक तेज रोशनी के साथ मिडोरी जिंदा हो जाती है। मिडोरी को जिंदा देखकर साकीरा बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर मिडोरी समात्सु को देखकर गुस्सा हो जाती है। मिडोरी समात्सु को मारने के लिए बढ़ती है पर समात्सु साकीरा के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद मिडोरी साकीरा को ही बुरी तरीके से मार डालती है। पर दोस्तों, इस प्रोसेस में मिडोरी का हाथ बहुत बुरी तरीके से शेपलेस हो जाता है। आखिरकार उसका शरीर बिल्कुल नया नया बनाया गया था। अब यहाँ पे खुलता है एक राज और हमें पता चलता है कि मिडोरी के मरने से पहले समात्सु उससे प्यार करता था
और यही रीजन है कि वो अकीरा से मिला हुआ था, क्योंकि अकीरा ने वादा करा था कि वो मिडोरी को जिंदा करेगी। बट समात्सु को ये नहीं पता था कि अकीरा का असली मकसद कुछ और है, और इसलिए एंड में वो अच्छे लोगों की साइड पे हो गया था। इतना ही नहीं, मिडोरी एक्सीडेंट प्रॉपर्टी के श्राप की वजह से ही मारी गई थी, और वो भी समात्सु की वजह से, और इसलिए अब वो समात्सु से गुस्सा है। मिडोरी और समात्सु अब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर उन दोनों की लड़ाई बीच में आकर क्योको को तुड़वाती है, और वो मिडोरी के सामने लाती है असली चुड़ैल अकीरा को। अब ये तो ऑब्वियस था कि अगर अकीरा ने मिडोरी को मार दिया तो वो उसकी शक्तियां हासिल कर लेगी, और अब दोनों ही साइकिक एक दूसरे का आमना सामना करती हैं। सबसे पहले मिडोरी अकीरा को मारती है, पर फिर अकीरा जब मिडोरी को मारने के लिए बढ़ती है तो बीच में आ जाता है समात्सु, और अकीरा उसे ही स्टैब कर देती है। समात्सु घायल होकर गिरकर मारा जाता है, पर इस बात से मिडोरी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुकी थी। अब मिडोरी की जगह क्योको ही समात्सु के पास जाकर रोने लगती है, और फिर उसे अकीरा पे गुस्सा आ जाता है। क्योको अकीरा को घूरने लगती है, पर अकीरा जैसे ही क्योको को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, मिडोरी अकीरा का हाथ पकड़ के उसे तोड़ डालती है। मिडोरी अकीरा के हाथ से ही उसी को स्टैब कर देती है, और तभी नीचे से अकीरा को पकड़ लेती है क्योको। दोनों ही लड़कियां अब डिमोनिक अकीरा के शरीर के 2 टुकड़े कर डालती हैं, और विलन मारा जाता है, और यही मूवी का एंड था। अब मूवी के लास्ट सीन में क्योको और मिडोरी एक्सीडेंट प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाते हैं और अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन एक्सीडेंट प्रॉपर्टी छोटी सी मूवी की कहानी, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हेल्प मिलती है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।